हेलो ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टू व्हील ट्रैवलर्स वंस अगेन। और आई होप कि ये लॉकडाउन के सिचुएशन में आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर पे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है आज के वीडियो का, उसका तो थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आज का वीडियो किस चीज के ऊपर बन रहा है। एक्चुअली जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जितने भी मेरे मतलब जो लोग मुझसे फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कांटेक्ट में है, मेरे पास ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आता है कि हम लोगों को कौन सा वाला बाइक चूज करना चाहिए अगर हम लोग टूरिंग के लिए लेना चाहते हैं। सपोज अगर कोई बंदा जैसे पहला वाला कोई बाइक खरीद रहा है जिसका मेन मोटो ऐसा है कि वो रेगुलर कम्यूटिंग में या फिर शहर में भी उसको यूज कर सके, या फिर संडे राइड या फिर कभी कभार लंबी छुट्टियों में वो एक लंबी राइड प्लान कर रहा हो तो भी वो बाइक को लेके जा सके। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने बेसिकली 6 बाइक्स के ऊपर बनाई हुई है जो कि बजट फ्रेंडली है। बजट फ्रेंडली मतलब 3 लाख के नीचे के बजट में मैक्सिमम 2.5 लाख के अंदर पावर के साथ टॉर्क, सीटिंग पोस्चर और फ्यूल माइलेज, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये 6 बाइक्स मैंने शॉर्ट लिस्ट की हुई है। तो चलिए पहले बढ़ते हैं 6 नंबर बाइक की तरफ। हमारे लिस्ट में छठा जो बाइक है ये बाइक है बजाज का पल्सर 200 NS। 200 NS जो बाइक है ये यंगस्टर्स में काफी फेमस है इसके रॉ पावर के लिए और इजी टू मेंटेन होने के लिए। 200 सीसी का है प्लस 23.5 bhp का पावर ये जनरेट करता है 6500 RPM पे, और इसका मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 18.3 न्यूटन मीटर 8500 RPM पे। गाड़ी माइलेज ठीक ठाक दे देती है 32 से 35 तक का, और अगर आप इकोनॉमी में चलाए जैसे 65 to 60 के अंदर अगर आप स्पीड मेंटेन करते हो तो इसका माइलेज 40 तक जाता है। अभी आते हैं ये बाइक को हम लोगों ने क्यों चूज किया, ये लिस्ट में ये बाइक को रखने का क्या कारण है उसके ऊपर। एक तो बजाज का बाइक है, अगर आप सर्विसिंग के लिहाज से देखते हो तो फिर सर्विस कॉस्ट इसका बहुत ही कम है। जैसे अगर आप फुल सर्विस भी करवाते हो तो भी 1000 रुपए के अंदर पूरा सर्विसिंग कंप्लीट हो जाता है। हाँ, इंजन ऑयल का जो प्राइस है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। प्लस माइलेज काफी ठीक ठाक दे देती है, प्लस इसका जो एर्गोनॉमिक्स है, इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे है। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी आप कोई टूरिंग पे जाते हो तो जो भी बाइक आप लोग चूज करोगे उसका एर्गोनॉमिक्स बिल्कुल सीधा होना चाहिए, हैंडल बार थोड़ा अप्रेस्ड होना चाहिए और बाइक जितना हो सके नेकेड होना चाहिए। मतलब ज्यादा फेयरिंग्स, ज्यादा फाइबर पार्ट्स बाइक के ऊपर ना हो। तो इसी हिसाब से पल्सर 200 NS एक बहुत ही अच्छी बाइक है। जो प्राइस है इसका वो है 1,32,000 का। पहले पल्सर 200 NS का एक प्रॉब्लम था जो कि पल्सर 200 NS जो बाइक थी ये कार्बोरेटेड वर्जन में आती थी। मतलब जब भी आप हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हो जो या फिर अगर आप लद्दाख की तरफ जाते हो जो कि बाइकर्स में एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, तो लद्दाख के हाई माउंटेन पासेस चलते वक्त इसको थोड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अभी जो BS6 वाला मॉडल आया हुआ है उसमें इसका FI वर्जन अभी देखने को मिल रहा है, मतलब वो कार्बोरेटेड वाला प्रॉब्लम खत्म। प्राइस भी बिल्कुल ठीक ठाक है, 1,32,000 रुपए में आपको ऑन रोड कोलकाता में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं जितनी भी प्राइसेस डिस्कस करूंगा वो सारी की सारी ऑन रोड कोलकाता का होगा। तो पहला वाला हमारा बाइक था पल्सर 200 NS। लिस्ट में दूसरा वाला जो बाइक आता है वो है यामाहा की FC 250। 249 सीसी का इसका इंजन है और 20.5 bhp का पावर जनरेट करती है 6500 RPM पे, और 20 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 8000 RPM पे। गाड़ी की माइलेज काफी अच्छी है 39। गाड़ी की माइलेज काफी अच्छी है 39 से लेके 40-45 तक का माइलेज ये एक बार फुल टैंक में दे देती है 1 लीटर पे। प्लस गाड़ी का जो प्राइस है कोलकाता में ऑन रोड ये आपको 1,66,000 पे मिल जाएगा। गाड़ी की एर्गोनॉमिक्स बहुत ही अच्छी है, ऑपरेस्ड हैंडल बार, गाड़ी नेकेड है,
पीछे वाला जो टायर है वो चौड़ा है, प्लस यामाहा का इंजन है और सारे पार्ट्स यामाहा के जितने भी शोरूम्स हैं मतलब हर जगह पे इसके पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं। और अभी तक मेरे तजुर्बे से मैंने वैसे कोई यामाहा की जो बाइक्स होती है उनको इतना जल्दी खराब होते हुए नहीं देखा। टूरिंग के लिहाज से अभी इंडिया में जितनी भी बाइक्स अवेलेबल है यंगस्टर्स के पास या फिर काफी एजेड लोग भी अभी यूज कर रहे हैं इस ब्रांड को, तो उसमें से इन ब्रांड्स में से एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है केटीएम। केटीएम का जो ड्यूक है आप 200 सीसी, 250 सीसी, 390 सीसी हर वर्जन में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं बात करूंगा ड्यूक 390 के बारे में। ड्यूक 390 जो बाइक है इसका लुक्स भी काफी अच्छा है, रगेड है। पूरा फ्रेम देखने के बाद या फिर गाड़ी का जो पूरा एर्गोनॉमिक्स है वो देखने के बाद ही आपको लगेगा कि आप ये गाड़ी को लेके कहीं पे भी जा सकते हो, किसी भी रोड में घुस सकते हो, गाड़ी आपके साथ नहीं छोड़ेगी। बाइक का जो इंजन डिस्प्लेसमेंट है वो है 373 सीसी का, प्लस 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है 7000 आरपीएम पे। 43.5 बीएचपी का पावर ये जनरेट करती है 9000 आरपीएम पे। गाड़ी में रॉ पावर बहुत ज्यादा है, माइलेज थोड़ा सा कम देती है बाकी मॉडल्स के लिहाज से, जहां पे बाकी मॉडल्स आपको 35 या 32 ऐसा वाला माइलेज का एक रेंज दे देंगे। केटीएम ड्यूक 390 का माइलेज वही 28 से 30 के अंदर मैक्सिमम रहता है, इससे ज्यादा माइलेज आपको नहीं मिलेगा। एक एडवांटेज है, मतलब केटीएम में आप किसी भी तरह का टूरिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कोई अप्रेज हैंडल बार चाहिए वो तो आपको ऐसे ही मिल रहा है, अगर आपको हैंडल बार राइजर लगानी है या फिर विंडशील्ड लगाना है या फिर पीछे लगेज कैरियर लगाना है, तो हर किसी तरह का मॉडिफिकेशन केटीएम पे हो सकता है। और क्योंकि बहुत सारे लोग टूरिंग अभी कर रहे हैं केटीएम के मतलब केटीएम लेके, तो जैसे सह्याद्री हो, जाना हो, एचटीडी कस्टम्स हो, ये सभी लोग इसका इनबिल्ट पार्ट आपको अमेज़न पे या फिर कहीं और पे देखने को मिल जाएगा। ऑन रोड कोलकाता में इसका जो प्राइसिंग आएगा वो 260 के आसपास आएगा, सभी कुछ टैक्सेस वगैरह सब कुछ मिला के ऑन रोड। दोस्तों इंडिया में जब इतना एडवेंचर टूरिंग का क्रेज आया नहीं था या फिर ऑफ रोडिंग बाइक्स के लिए लोगों में इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी नहीं था, तब हीरो ने एक बाइक लॉन्च किया था इम्पल्स, जो कि उस टाइम पे तो उतना नहीं चला, लेकिन हाँ इम्पल्स ने अपनी जो छाप है वो ऑफ रोडिंग में और टूरिंग में काफी हद तक छोड़ी थी। बाइक काफी अच्छी थी और ऑफ रोडिंग में तो काफी अच्छा परफॉर्म करती थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हीरो ने 2019 अपने इम्पल्स का एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च किया जो कि है एक्सपल्स। बाइक काफी सिमिलर है रॉयल एनफील्ड की जो हिमालयन है उसके साथ, और ये मेनली एक पर्पस बिल्ड बाइक है। पीछे का जो टायर है वो 17 इंच का डायमीटर है, सामने वाला जो टायर है वो 21 इंच का है। स्पोक रिम्स आपको मिलेंगे इसके साथ, प्लस बाइक पूरी की पूरी रेडी रहती, मतलब जब भी आप बाइक परचेज करोगे तो बाइक आपको पूरी की पूरी रेडी मिलेगी। लॉन्ग ट्रेवल सस्पेंशन, हैंडल गार्ड्स, एलईडी फॉग लैंप्स और काफी अच्छा एर्गोनॉमिक्स के साथ। तो ये वाली जो बाइक है ये एक अंडरडॉग है। अंडरडॉग मतलब ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी टूरिंग के लिए या फिर ऑफ रोडिंग में। जो भी लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं उन सबका रिव्यू इस बाइक के लिए काफी अच्छा है। इंजन डिस्प्लेसमेंट है इसका 199.1 सीसी, 18.1 बीएचपी का 8000 आरपीएम, 17 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है 6500 आरपीएम पे। बाइक जो है इसका माइलेज कंपनी क्लेम करती है कि 40 होगा, लेकिन ऑफ रोड पे आपको थोड़ा कम ही मिलेगा, 35 से 40 के अंदर ही मिलेगा। हाईवे पे क्रूजिंग के टाइम पे इसका माइलेज काफी अच्छा रहता है। सीटिंग पोस्चर काफी अच्छा है, और अगर आप कोई पिलियन कैरी कर रहे हो तो उसके लिए भी पिलियन का जो सीट है वो भी काफी चौड़ा। और ऑन रोड कोलकाता में इसका जो प्राइस है वो है 1,21,000, सभी कुछ टैक्सेस वगैरह सब कुछ मिला के ऑन रोड। लिस्ट पे 5th जो बाइक का नाम आता है वो बाइक काफी फेमस हो चुका है, और अभी तो इसका 2020 का जो नया मॉडल और नया ग्राफिक्स आया वो भी कस्टमर्स में काफी पॉपुलर है।
मैं बात कर रहा हूँ बजाज डोमिनर की, और एक बजाज की बाइक। 400 सीसी का इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है और बाइक हाईवे पे प्लस ऑफ रोड में काफी अच्छा परफॉर्म करती है। प्लस इसका जो पावर है वो तो काफी अच्छा है। इस बाइक का इंजन जो पावर प्रोड्यूस करती है वो है 40 bhp 8650 आरपीएम पे और 35 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 7000 आरपीएम पे। बाइक 1 लीटर में 28 से लेकर 32 तक का माइलेज हाईवे पे दे देती है। ऑफ रोडिंग में इसका माइलेज और भी थोड़ा ज्यादा ड्रॉप होता है, लेकिन अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए तो डोमिनार काफी अच्छी बाइक है। इसका जो सिटिंग पोस्चर है वो भी काफी अप्रेज्ड है। प्लस पीछे वाला जो सीट है पिलियंस के लिए वो भी काफी अच्छा है। डोमिनार में एलईडी लाइट्स दी गई है जिसकी वजह से आपको कोई एक्स्ट्रा वाला, मतलब जो मैंने देखा है कि डोमिनार अगर आप हाईवे पे राइड करते हो रात के टाइम पे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा लाइट्स फिट करने की जरूरत नहीं है। इसका लाइट, इसका हॉर्न सभी कुछ काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छा है और बाइक का जो एर्गोनॉमिक्स है वो भी एकदम स्ट्रेट है। मतलब आप अगर एक राइड कर रहे हो 200 या 250 किलोमीटर का तो आप एक बार में 200 किलोमीटर भी खींच सकते हो डोमिनार के साथ। डोमिनार 400 BS6 वाला जो मॉडल अभी कोलकाता में है उसका प्राइस वैरी करता है 1,91,000 से लेकर 1,95,000 तक। आप राउंड अप में 2 लाख लेके चलो, क्योंकि 2 लाख के अंदर डोमिनार एक बहुत ही अच्छा पैकेज है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबका बाप रॉयल एनफील्ड का हिमालय। दोस्तों हिमालयन एक पर्पस बिल्ट बाइक है जो कि रॉयल एनफील्ड ने स्पेशली फॉर लद्दाख या फिर स्पेशली फॉर ऑफ रोडिंग डिजाइन की हुई है। इसका पहला वाला जो मॉडल है ये BS3 वाला वर्जन बहुत ही बुरी तरह से पिट गया था मार्केट में। मतलब काफी सारे इश्यूज आए थे, किसी का चेसिस ब्रेकडाउन हो जाता था, किसी का मैग्नेटिक कॉइल फेलियर हो जाता था, कभी स्पोक्स टूट जाती थी। तो ये बहुत सारा इश्यूज था हिमालयन के साथ। उसके बाद कंपनी ने क्या किया कि इसका जो प्रोडक्शन है उसको 6 से 8 महीने के लिए होल्ड कर लिया और उसके बाद BS4 वर्जन लॉन्च किया हुआ है कंपनी ने। खैर अभी तो BS6 वर्जन भी चला आया है कंपनी के पास। तो अभी तक BS4 से लेके BS4 से लेके BS6 तक हिमालयन की जितनी भी इश्यूज थी वो काफी हद तक सॉल्व हो चुकी है। बाइक का इंजन डिस्प्लेसमेंट मैं बता दूं आपको, बाइक 411 सीसी की पावर प्रोड्यूस करती है। 24.5 bhp का पावर ये जनरेट करती है 6500 आरपीएम पे। बाइक का जो टॉर्क है वो काफी अच्छा है, 30 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि ऑफ रोड में कभी आप कीचड़ में फंस जाओ या फिर लूज ग्रेवल्स हो या फिर खड़ी ढलान हो तो आपको वहां से निकलने में काफी हद तक मदद करेगा। प्लस इसकी जो एर्गोनॉमिक्स है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बिलो 3 lakhs जितनी भी बाइक्स है या फिर बिलो 400 जितनी भी बाइक्स अभी इंडिया में है उसमें से सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सीटिंग अगर किसी का है तो वो हिमालयन का है। हैंडल बार काफी अप्रेज्ड है, सामने आपको एक विंडशील्ड मिल जाएगा जो कि काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ जो आपका एयर प्रेशर होता है, एयर थ्रस्ट होता है उसको रोकता है। पीछे एक कैरियर मिल जाएगा और जैसा कि मैंने एक्सपल्स के बारे में बताया था या फिर KTM ड्यूक के बारे में बताया था, जाना से, सह्याद्री से या फिर किसी भी जो बाइक कस्टमाइज जो लोग करते हैं उनके किसी भी वेबसाइट से आप हिमालयन के लिए सैडल स्टे हो या फिर इंजन गार्ड हो, लेग गार्ड हो, ये सब परचेज कर सकते हो। प्लस शोरूम से जब आप बाइक खरीदोगे तो आप शोरूम का तब आप रॉयल एनफील्ड का ही बनाया हुआ पैनियर्स या फिर इसके साथ जितनी भी एक्सेसरीज आती है उसके पूरा सेट आप खरीद सकते हो रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ। बाइक का प्राइस अभी कुछ है 2,17,000 का ऑन रोड, सारे पेपर वर्क सब कुछ मिला के। टायर्स जो टायर है, टायर पीछे वाला आपको मिलेगा 17 का और सामने वाला मिलेगा 21 का। डुअल स्पोर्ट्स टायर दी हुई है जो कि ऑफ रोड में या फिर ऑन रोड में दोनों जगहों पे काफी अच्छा काम करेगी। C8 का टायर दिया हुआ है बाइक में, लेकिन जो खाली एक ही मुझे इसमें कमी लगती है वो है कि बाइक का टायर
ट्यूब टायर। अगर आप ऑफ रोड में जाते हो किसी भी जगह पे अगर पंक्चर होता है तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हाँ उस मुश्किल से आप कैसे निकलेंगे उसके लिए भी एक मॉडिफिकेशन मैं खुद हिमालयन यूज करता हूँ, तो उसके लिए भी एक मॉडिफिकेशन मैंने अपने बाइक पे की हुई है, जो कि इस वीडियो के एंड में आपको पूरा एक डिटेल लिंक मिलेगा जहां से मैंने क्या क्या मॉडिफिकेशंस अपनी हिमालयन पे की हुई है टूरिंग के लिए, वो आपको मिल जाएगा। और ये सारी मॉडिफिकेशंस मैंने की हुई थी लद्दाख जाने से पहले, जो कि लद्दाख में काफी कारीगर साबित हुई। सो अभी ये तो थी वो 6 बाइक्स जिनको कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के तौर पे शेयर किया हुआ है आपसे, लेकिन ऐसे बहुत सारे बाइक्स हैं जो कि बहुत दिनों से बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं लॉन्ग राइड। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं किसी के भी राइडिंग स्किल को या फिर कोई भी बाइक को छोटा नहीं कर रहा, लेकिन ये जो मैंने बाइक्स सिलेक्ट की हुई है 6 बाइक्स, ये सिलेक्ट करने के पीछे क्या क्या कारण था, या फिर जैसे मैं कुछ बाइक्स के नाम बता देता हूँ। एक तो है पल्सर 220, दूसरा है हॉर्नेट, तीसरा है आपका बजाज एवेंजर 220, चौथा है यामाहा का ही MT 150 या फिर FC 160, और अगर मैं रॉयल एनफील्ड की तरफ आता हूँ तो रॉयल एनफील्ड का क्लासिक 350 है। इसके बाद आपका आता है सिग्नल्स, इसके बाद आपका आता है बुलेट। तो ये सब बाइक्स को, या फिर थंडरबर्ड, तो ये सब बाइक्स को मैंने क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो पहले हम लोग आते हैं पल्सर 220 या फिर अपाचे 200 या फिर हॉर्नेट, इसके तौर पे। तो ये सभी बाइक्स काफी अच्छी हैं, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन पहला मतलब पल्सर 220 का जो पिलियन सीट है वो पर्सनली मुझे काफी हार्ड लगता है, और उसका जो बैक सस्पेंशन है वो भी काफी हार्ड है। तो लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में अगर आपके पास कोई पिलियन हो आपके साथ, उसको काफी तकलीफ होने वाली है पल्सर 220 के साथ। प्लस जो बाइक का एर्गोनॉमिक्स है, उसका जो हैंडल बार है वो क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो आपको थोड़ा झुक के चलाना होता है, जिसकी वजह से कंधे पे या फिर रिस्ट पे पेन हो सकता है ऑफ रोडिंग में। तो इसीलिए मैंने पल्सर को आउट किया। दूसरा वाला अपाचे 200 4V जो कि मेरे पास ही है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि उसका एक स्टार्टिंग इशू एकदम डे 1 से चल रहा है। जब से मेरे भाई ने उसको परचेस किया हुआ है तभी से ये अपाचे 200 4V हमेशा स्टार्टिंग में इशू देती है। मतलब अगर ठंडी ज्यादा हो गई या फिर बाइक 2-3 दिनों से स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। तो अगर आप कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे जा रहे हो और आपका बाइक ऐसे स्टार्टिंग में ही इशू दे देता है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए अपाचे 200 4V को भी आउट कर दिया। तीसरा हॉर्नेट जो बाइक है काफी अच्छा बाइक है, हैंडल भी अप्रेज्ड है, इसका जो पीछे वाला पिलियन सीट है वो भी काफी चौड़ा है, बाइक मतलब कॉम्पैक्ट बाइक है किसी भी जगह पे जाने के लिए। लेकिन ये जो बाइक है ये कार्बोरेटेड बाइक है, तो जब भी आप मतलब कोई हाई ऑल्टीट्यूड पे चढ़ोगे या फिर मतलब लद्दाख रीजन में कहीं पे जाते हो तो विद पिलियन या फिर विद लगेज बाइक खींचने में थोड़ा प्रॉब्लम करती है। प्लस जब भी आप इसको लेकर ऑफ रोडिंग में जाओगे तो इसके ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से नीचे लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने हॉर्नेट को लिस्ट से आउट किया हुआ है। इसके बाद आता है चौथा बाइक। तो ये चौथा वाला जो बाइक है एवेंजर 220, ये टूरिंग के सेगमेंट में काफी एक फेमस बाइक है, काफी पॉपुलर बाइक है। लेकिन पर्सनली मुझे जो लगता है कि एवेंजर 220 का जो सीटिंग पोस्चर है वो मेनली क्रूजिंग को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, और कहीं ना कहीं ये हार्ले डेविडसन आयरन 883 को थोड़ा सा कॉपी करती है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपने देखा होगा कि जब आप ऑफ रोडिंग करते हो या फिर हाईवे पे राइड करते करते अचानक से एक बड़ा पॉटहोल आ जाए या फिर कोई मतलब आपका कोई बम्स आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थोड़ा खड़े हो जाते हैं बाइक के ऊपर,
मतलब हमारे नी के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि हम लोगों का जो नी है, जो हम लोगों का घुटना है, ये प्रेशर ले सकती है एज अ शॉक एब्जॉर्बर, लेकिन हमारी जो कमर है, हमारी जो वेस्ट है, वो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनी। बजाज एवेंजर का जो सीटिंग है उसमें आपके पैर आगे की तरफ होती है ताकि आपको क्रूजिंग में ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट मिले। तो जब आप पॉटहोल्स को क्रॉस करते हो या फिर कोई बम्प्स को क्रॉस करते हो तो आपके पास सडनली किसी भी मौके पे खड़े होने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो पूरा जो ये शॉक आता है गड्ढे में गिरने की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो ये आपके वेस्ट को झेलना पड़ता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड को झेलना पड़ता है। प्लस बजाज एवेंजर 220 क्रूज जो है उसका जो विंडशील्ड दिया हुआ है कुछ ही दिनों में काफी धुंधला सा दिखने लगता है, तो हाईवे राइडिंग में काफी प्रॉब्लम होता है नाइट के टाइम पे। तो इसीलिए मैंने बजाज एवेंजर को इस बेसिस पे। इसके बाद आता है क्लासिक 350, थंडरबर्ड 350, थंडरबर्ड 500, क्लासिक 500 और बुलेट 500, बुलेट 350, मतलब रॉयल एनफील्ड की बाकी जो भी बाइक्स है। सो दोस्तों, मैं खुद पिछले 1.5 साल से रॉयल एनफील्ड यूज कर रहा हूँ। मेरे पास हिमालयन है BS4, लेकिन हिमालयन को छोड़ के या फिर हिमालयन के बाद जो भी बाइक्स बनी हुई है, जैसे कि आपका इंटरसेप्टर 650 हो गया या फिर GT 650 हो गया, इन सब को छोड़ के, ये तीनों बाइक्स को छोड़ के रॉयल एनफील्ड के सभी बाइक्स में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आता है। मैंने खुद 1 साल क्लासिक 500 ओन किया हुआ है, जिसके साथ मैंने सिक्किम की, उड़ीसा की और भी बहुत सारी राइड्स की हुई है। इतना ज्यादा वाइब्रेशन उस पर होता है कि अगर आप 80 या 90 पे क्रूज कर रहे हो, एक तो आपके हाथों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा वाइब्रेशंस की वजह से, दूसरा एक अनकंफर्टेबल सा फीलिंग आता है क्योंकि ब्रेक्स उतने अच्छे नहीं है। तो आपको अगर किसी भी जगह पे रुकना हो, आप ब्रेक्स मार के, मतलब यहाँ पे ब्रेक मारोगे तो कम से कम 10 से 11 फुट दूर जाके वो गाड़ी रुकेगी, तब तक तो जो होना होता है वो हो चुका होता है। और इसके अलावा जो मिरर है, मिरर पे आपको पिछला वाला जो राइडर है, जो आपका साथी है, वो तो आपको दिखेगा ही नहीं अगर आप 80 पे क्रूज कर रहे हो। और अगर 40 से नीचे भी क्रूज करते हो वो भी एक ही हाल है। ये तीनों बाइक्स को, थंडरबर्ड हो, थंडरबर्ड 500, 350 या फिर आपका जो बुलेट है, ये सारी की सारी बाइक्स को इसीलिए मैंने हटाया हुआ है। थंडरबर्ड के लिए और बुलेट के लिए मेरे पास 2 और रीजन है। एक तो थंडरबर्ड में जो हैंडल दिया हुआ है वो मेरी हाईवे क्रूजिंग के लिए है। थंडरबर्ड का हैंडल का पॉस्चर, थंडरबर्ड का जो पुराना वर्जन था उसका जो हैंडल का पॉस्चर है, उसके साथ ऑफ रोडिंग में थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है, आप मानो चाहे ना मानो, थोड़ा सा दिक्कत होता ही है। इसीलिए जब आप कोई गहरा सा वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करते हो या फिर ग्रेवल्स क्रॉस करते हो तो गाड़ी थोड़ी सी शेक करती है या फिर वाटर क्रॉसिंग में फंस जाती है हैंडल की वजह से। दूसरा वाला जो इश्यू है कि थंडरबर्ड 500 हो, 350 हो, जब आप डाउन स्लोप में उतरते हो, कोई भी जगह से बहुत देर से डाउन स्लोप में उतर रहे हो, ब्रेक्स मार मार के या फिर गियर ब्रेक कर, मतलब इंजन ब्रेकिंग कर करके, तब जाके इसका जो रेयर व्हील है, डिस्क पैड मतलब उसमें घिस जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। तो डिस्क लॉक होने के बाद बहुत ज्यादा खतरा रहता है गिरने का। बुलेट 500 जो है या फिर बुलेट 350 जो है, काफी लोग काफी दिनों से रॉयल एनफील्ड का ये मॉडल यूज कर रहे हैं, स्पेशली फॉर लेह लद्दाख, स्पेशली फॉर टूरिंग। तो बहुत सारे लोग कमेंट में भी हंसने वाले हैं और शायद बहुत कुछ लिखने भी वाले हैं, लेकिन जो मुझे लगता है कि बुलेट का अभी तक का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें खाली किक ही है, आपके पास उसमें अभी इलेक्ट्रिक स्टार्ट नहीं दिया हुआ है। तो हाईवे पे किसी कारण से अगर बाइक क्लच छोड़ते वक्त या फिर गियर शिफ्ट करते वक्त बंद हो जाता है, हाईवे क्रूजिंग करते हुए 80 या 90 पे, तब आप लोग मतलब क्या करोगे कि बाइक को धक्का मार के साइड में लेके जाओ, फिर जाके किक करो, फिर स्टार्ट करो। तो इस कारण से, और वाइब्रेशंस और ब्रेक का इशू तो है ही, तो इसी कारण से 500 350 बुलेट स्टैंडर्ड को भी साइड कर दिया मैंने। इसके बाद जो 6 बाइक्स मैंने सिलेक्ट की हुई है
उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि मैंने क्यों सिलेक्ट किया हुआ है। एक तो सारी की सारी बाइक डिस्क ब्रेक के साथ आती है रहा है, तो ऑफ रोडिंग के वक्त आप एक्सपल्स में, डोमिनार में या फिर हिमालयन में अपना जो एबीएस है उसको बंद कर सकते हैं। दूसरा जो चीज है इसका एर्गोनॉमिक्स, सीटिंग पोस्चर। जो हिमालयन है जैसे मैंने बताया कि उसका सीटिंग अभी बिलो 600 सीसी जितनी भी बाइक्स है सब में बेस्ट है। प्लस आप मेनली देखते हो जब आप टूरिंग पे जाते हो, मेनली लोग देखते हैं कि कंफर्ट, क्योंकि आपको 17 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे कम से कम बाइक के ऊपर बैठना है एक दिन में, अगर 600, 700, 800, 1000 किलोमीटर करना है आपको। तो अगर कंफर्ट कम रहती है या फिर कंफर्टलेस होता है बाइक, तो चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 6 साल का मैं R15 वर्जन 2 लेके टूरिंग करता था पहले, उसी वजह से मैंने स्विच करके अभी हिमालयन लिया हुआ है, बेसिकली फॉर कंफर्ट। सभी बाइक्स में आप सह्याद्री ले लो, जाना ले लो, HTD कस्टम्स ले लो, मतलब कस्टम मेड सडल स्टिक, कस्टम मेड इंजन गार्ड, कस्टम मेड टॉप बॉक्स, एनियस, सब कुछ मिल जाएगा। जगह है लगेज कैरी करने के लिए या फिर पीडीएम कंफर्ट के लिए भी काफी ज्यादा जगह है। और लास्ट पॉइंट, ये सभी बाइक्स काफी दिनों से लोग बहुत अच्छी तरह से, बहुत सक्सेसफुली हर एक टेरेन पे यूज कर रहे हैं। तो इसी कारण से मैंने ये 6 बाइक्स पिक करके आपके सामने रखा। अभी आपका चॉइस है कि आप कौन से वाले बाइक्स लोगे। जितना मुझे नॉलेज था या फिर जितनी ये 6 बाइक्स की एर्गोनॉमिक्स है, उसी हिसाब से मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए। सबसे बड़ी बात, 1000 सब्सक्राइबर्स टच होने में अभी ज्यादा देर नहीं है। मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए 1000 सब्सक्राइबर टच करने में या फिर 1000 से ज्यादा बढ़ने में। हम लोगों की जो फैमिली है टू व्हील ट्रैवलर की, ये फैमिली को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने में मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो को आपने एंजॉय किया। घर में रहिए, अच्छे से रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।